जमात शशुम उर्दू बाल भारती सबक नंबर 8 डॉक्टर जाकिर हुसैन। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आइए आज हम नया सबक शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे पहली बात, आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत कायम हुई जिसे जमहूरियत कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज़ादी से पहले हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। हम ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे मुल्क में जो हुकूमत बनी वो अवाम की हुकूमत बनी, यानी हम लोगों की, हम भारत के रहने वाले शहरी, हम अवाम हैं, हमारी हुकूमत कायम हुई। तो अवामी हुकूमत को ही कहा जाता है जमहूरी हुकूमत, या इसे ही हम जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत का मतलब अवाम की हुकूमत। ठीक है। जमहूरियत में मुल्क के अवाम अपने इलाकों से अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। ये नुमाइंदे मुल्क की पार्लियामेंट में आकर हुकूमत का कारोबार संभालते हैं और इंतखाबे राय से किसी अहम शख्सियत को मुल्क का सदर मुकर्रर करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए क्या होता है। जमहूरियत में हम अवाम, मुल्क की अवाम क्या करते हैं, अपने अपने इलाकों से वोटिंग के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए मेंबरान को, नुमाइंदे यानी क्या, मेंबरान को मुंतखब करते हैं, चुनते हैं। अब हर इलाके से आए हुए, चुनकर आए हुए इन नुमाइंदों से, इन क्या बोलेंगे, मेंबरान से मुल्क की पार्लियामेंट बनती है। अब इस पार्लियामेंट में जहाँ जहाँ से सारे मेंबरान जो चुनकर आते हैं वो सब मेंबरान हुकूमत का कारोबार संभालते हैं। देखिए, इनको चुनकर लाते हैं हम अवाम, और वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में आने के बाद हुकूमत के सारे कामकाज संभालते हैं और उनमें से ही इंतखाब राय करके, आपस में राय मशवरा करके वो उनमें आपस में से किसी एक को मुल्क का जो है सदर मुकर्रर करते हैं। तमाम मेंबरान को अवाम चुन कर लाती है। फिर वो जो मेंबरान चुनकर पार्लियामेंट बनती है, उन मेंबरान में से आपस में वोटिंग होती है, राय दही होती है। फिर उसमें से किसी एक को काबिलियत देखकर मुल्क का सदर यानी प्रेसिडेंट मुकर्रर कर लिया जाता है। आपको मालूम करना है कि हमारे मुल्क के फ़िलहाल सदर कौन है, सदर जमहूरिया कौन है, आप मालूम करेंगे। आगे देखिए, पार्लियामेंट के ज़रिए बनाए गए मुसव्वदों पर सदर के दस्तखत से हुकूमत के सारे कवानीन बनाए जाते हैं जिन पर अमल करना अवाम का फ़र्ज़ होता है। देखो प्यारे बच्चों, अब जब सदर मुकर्रर हो जाता है तो उसके बाद पार्लियामेंट में जो जो मुसव्वदे बनाए जाते हैं, यानी जो मंसूबे बनाए जाते हैं, उस पर सबसे इम्पोर्टेंट किसकी सिग्नेचर लगती है, दस्तखत लगती है, सदर की। तो सदर जब दस्तखत कर देता है तो वो कवानीन फिर अमल में आते हैं, उन पर अमल किया जाता है। तो अब ये जो भी कवानीन, मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं, हम अवाम के लिए बनाए जा रहे हैं। तो उन पर अमल करना हम अवाम का क्या होता है, फ़र्ज़ होता है। चलिए आगे देखिए, भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस ओहदे को संभाला। जैसे ही हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो सबसे पहले पहला सदर, भारत का पहला सदर किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उनके बाद सेकंड नंबर पर कौन आए, डॉक्टर राधाकृष्णन आए। अभी हमने हाल ही में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया है ना, किसकी याद में, डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में। तो आपने 5वीं जमात में इनके बारे में मालूमात हासिल कर ली है, इनके बारे में पूरा सबक था हमको, उनकी पूरी अच्छी सी जानकारी आपने ले ली है। और आप जानते हैं कि सदर बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे, एक मुदर्रिस थे। मुदर्रिस का मतलब एक मुअल्लिम थे, एक टीचर थे। उन्हीं की तरह अब जो हम सबक पढ़ने वाले हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन भी
علی گڑھ اور دہلی میں پہلے درس و تدریس سے منسلک تھے مطلب وہ بھی ٹیچر کے پیشے سے جڑے ہوئے تھے، وہ پڑھاتے تھے۔ درس و تدریس کرنا یعنی بچوں کو پڑھانا، تعلیم دینا، اور منسلک رہنا یعنی جڑے رہنا۔ جس طرح رادھا کرشنن ایک ٹیچر تھے، اسی طرح ڈاکٹر ذاکر حسین بھی ایک ٹیچر تھے۔ اب ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ کیسی خوبیاں تھیں؟ ان کی عالمانہ خوبیوں اور انتظامی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں ملک کی صدارت پیش کی گئی تھی۔ ان کے اندر بہت سی عالموں کی طرح، عالم فاضل جو لوگ رہتے نا، ویسی خوبیاں ان میں تھی، اور بہت ہی کسی بھی چیز کا بہت ہی مؤثر انتظام کرنے میں یہ ماہر تھے۔ تو ان کی یہ صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں ملک کا صدر بننے کی صدارت پیش کی گئی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزری۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہمارے ملک کے تیسرے صدر جمہوریہ ہوئے۔ پیارے بچوں دیکھیے، پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد، دوسرے صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن، اور تیسرے صدر جمہوریہ کون ہوئے جن کے بارے میں ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر حسین، وہ ملک کے تیسرے صدر جمہوریہ ہوئے ہیں۔ وہ 8 فروری سنہ 1897 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 8 فروری سنہ 1897۔ کہاں پر؟ حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فدا حسین خان حیدرآباد میں وکالت کیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا فدا حسین خان، اور ان کے والد کیا تھے؟ وکالت کیا کرتے تھے، یعنی وکیل تھے، وکیل کا پیشہ کرتے تھے۔ ذاکر صاحب ابھی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ وہ حیدرآباد سے اتر پردیش آ گئے اور اٹاوا کے اسلامیہ ہائی اسکول میں انہیں داخل کیا گیا۔ دیکھیے بچوں، ذاکر صاحب ابھی چھوٹے تھے، پرائمری تعلیم ہی حاصل کر رہے تھے، ابتدائی تعلیم ہی حاصل کر رہے تھے کہ ان کے والد کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اسی لیے والد کے انتقال کے بعد انہیں حیدرآباد سے کہاں آنا پڑا؟ اتر پردیش آنا پڑا، اور اتر پردیش کی ایک اسکول ہے جس کا نام ہے اسلامیہ ہائی اسکول، انہیں داخل کیا گیا۔ اسکول کی تعلیم ختم کر کے انہوں نے کچھ دنوں لکھنؤ کے ایک کالج میں پڑھائی کی۔ دیکھیے، پرائمری اسکول ابتدائی تعلیم، اس کے بعد آئی ہائی اسکول کی تعلیم جو انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے حاصل کی۔ اس کے بعد جب ہائی اسکول کی پڑھائی پوری ہو گئی تو آگے کالج جانا پڑتا ہے، تو کالج کی پڑھائی کے لیے انہوں نے لکھنؤ کا کالج چنا۔ اس کے بعد علی گڑھ میں سر سید کے جاری کیے گئے مشہور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں داخل ہوئے، جہاں وہ ایم اے کر رہے تھے۔ دیکھیے بچوں، اب جب کالج کی تعلیم 11 12 کی تعلیم پوری کرنے کے بعد آگے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ڈگری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ چلے گئے علی گڑھ میں۔ علی گڑھ میں ایک ادارہ ہے جس کو سر سید احمد خان نے جاری کیا ہے، خاص کر مسلم بچوں کے لیے۔ اس ادارے کا نام ہے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، جہاں پر آگے کی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں۔ تو یہاں سے ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کیا کیا؟ ایم اے کیا۔ اب دیکھیے، ایم اے، بی اے، ڈی ایڈ، بی ایڈ، یہ ڈگریوں کے نام ہیں۔ ایم اے کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر آف آرٹس، بی اے کا مطلب ہوتا ہے بیچلر آف آرٹس۔ تو انہوں نے علی گڑھ کالج سے کیا کیا؟ ایم اے کیا۔ اب انہی دنوں میں، اسی دوران ان کی ملاقات ہوتی ہے مہاتما گاندھی سے۔ تو انہی دنوں مہاتما گاندھی کے کہنے پر مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور دوسرے قومی رہنما، یہ جتنے بھی نام میں نے پڑھی ہوں، یہ سب کون ہیں؟ ہمارے ملک کے قومی رہنما ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ تو ان قومی رہنماؤں نے دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کیا، کیونکہ دیکھیے
आला तालीम हासिल करने के लिए एक ही इदारा था, वो भी कहाँ पर था, अलीगढ़ में। इसलिए दिल्ली में एक नया इदारा कायम किया गया ये सारे रहनुमाओं की कोशिश से, जिसका नाम था जामिया मिल्लिया। कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो बहुत सारे तालिब इल्म, जैसे ही दिल्ली का जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये इदारा कायम हुआ तो बहुत से तालिब इल्म और असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जामा में आ गए। यानी कहाँ पर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कौन सी, वही मोहम्मद एंड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाली जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से बहुत सारे तालिब इल्म असातिज़ा वहाँ से अलग हो गए, वहाँ से निकल कर दिल्ली में जामिया में आ गए। तो उसमें कौन शामिल थे, जाकिर साहब भी उनमें शामिल थे। वो उस वक्त पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, यानी एक स्टूडेंट भी थे, पढ़ भी रहे थे, और एक मौलिम भी थे और पढ़ा भी रहे थे। जामिया मिल्लिया में कुछ अरसा काम करने के बाद आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। देखिए बच्चों, पहले के लोग जो है तालीम हासिल करने के लिए दूर दूर मुल्कों को जाया करते थे, तो आगे की तालीम हासिल करने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा, यूरोप का एक मुल्क है जर्मनी, वहाँ पर वो चले गए। जर्मनी में डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से उनकी मुलाकात हुई। जब वो जर्मनी गए आला तालीम के लिए तो वहाँ पर उनको दो दोस्त मिले। कौन थे वो, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। अब इन तीनों की गहरी दोस्ती हो गई, यानी जाकिर साहब के दो दोस्त बन गए, तो तीनों के मिजाज में बड़ी यकसानियत थी, तीनों का मिजाज बिल्कुल सेम था, इसलिए गहरे दोस्त बन गए। सना 1926 में ये तीनों आला तालीमी डिग्रियां लेकर हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ आते ही उन्होंने जामिया मिल्लिया का काम संभाल लिया। देखो बच्चों, आला तालीम हासिल करने के लिए जब यूरोप गए थे तो कुछ दिन के लिए जामिया मिल्लिया से अलग हो गए थे, लेकिन जब आला तालीम याफ्ता डिग्रियां यूरोप से लेकर हिंदुस्तान आए तो वापस आने के बाद फिर किससे जुड़ गए, जामिया मिल्लिया से जुड़ गए, वहाँ का काम संभाल लिया। जाकिर साहब सना 1948 तक जामिया में खिदमत करते रहे। फिर उस वक्त के वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद ने उनसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा। चुनांचे जाकिर साहब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। प्यारे बच्चों, देखिए, जब वो 1948 तक जामिया में खिदमत करते रहे, यानी जामिया मिल्लिया इदारे में वो पढ़ाते रहे बच्चों को। फिर उस वक्त के वज़ीर तालीम थे मौलाना आज़ाद। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे इल्तिजा की, क्या की कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियों को भी क्या कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। वहाँ की भी जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए कहा, तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को कबूल कर लिया और उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। देखिए, वाइस चांसलर यानी क्या, किसी यूनिवर्सिटी के बड़े ओहदे को वाइस चांसलर कहते हैं। अब ये इन्हें क्यों दी गई जिम्मेदारी, उनकी सलाहियत को देखकर, उनकी काबिलियत को देखकर। अपनी सलाहियतों को काम में लाकर जाकिर साहब ने मुसलमानों के इस तालीमी इदारे को खूब तरक्की दी, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खूब तरक्की पर पहुंचा। किसकी वजह से, जाकिर साहब की सलाहियतों की वजह से। यहाँ के अमले में काम करने का हौसला और वलवला पैदा किया। अमला यानी किसी दफ्तर में मुलाजमत करने वाले लोग को अमला कहते हैं, स्टाफ जिसे कहेंगे। जैसे एक हेडमास्टर होता है, उसके टीचर होते हैं, तो उनका एक स्टाफ बनता है ना, उसी तरह से एक अमला बनता है, वैसे ही। तो यहाँ के यूनिवर्सिटी के अमले में काम करने का उन्होंने हौसला, वलवला यानी जोश पैदा किया। नए नए शोबे जारी किए, शोबे यानी हिस्से, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए और कई इमारतें तामीर करवाई, उसमें इमारतें भी बनाई, अलग अलग इमारतें बनाई। जाकिर साहब की वजह से यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई। नई जान पड़ जाना यानी उस यूनिवर्सिटी में और निखार आ गया जाकिर साहब की सलाहियतों की वजह से। जाकिर साहब की सेहत एक ज़माने से ख़राब थी। अलीगढ़ में कामों का बोझ बढ़ा तो उनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। आखिर सना 1952 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपने घर जामिया नगर दिल्ली चले आए। अब देखो बच्चों, अब जाकिर साहब
पर काम का बोझ बढ़ने की वजह से उनकी सेहत एक ज़माने से ख़राब थी, यानी उनकी सेहत ख़राब थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अलीगढ़ में कामों का जब बोझ उनके ऊपर बढ़ता गया तो उनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। सेहत गिरना यानी तबीयत ख़राब होने लगी। इसलिए अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने सन 1952 में इस्तीफ़ा दे दिया। यानी कहाँ? अलीगढ़ से, अलीगढ़ के इदारे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देना यानी उस ओहदे को उन्होंने छोड़ दिया और कहाँ पर वापस आ गए? अपने घर जामिया नगर दिल्ली में वापस आ गए। कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार पर उन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया। देखिए बच्चों, अब जब दिल्ली आए तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज़िद की, इसरार किया और उनको बिहार का गवर्नर भी बनाया गया। देखिए उनको कितनी, उनकी जिम्मेदारियां देखो, उन्हें क्या क्या दी जा रही हैं उनकी सलाहियतों को देखकर। इस जिम्मेदारी को भी जाकिर साहब ने बड़ी खूबी से निभाया। गवर्नर बनने के बाद भी जो जो काम थे बहुत हुस्ने खूबी के साथ उन्होंने निभा लिया। फिर 1962 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया बना दिया गया। यानी सदर जमहूरिया के बाद वाला जो ओहदा होता है वाइस प्रेसिडेंट वाला, नायब सदर जमहूरिया उनको बनाया गया। अपनी खिदमात की वजह से वो इतने हर दिल अजीज़ हुए कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया के लिए इनका नाम पेश किया गया। देखिए बच्चों, अपनी खिदमात की वजह से वो बहुत ही हर दिल अजीज़ हुए। हर दिल अजीज़ होना यानी सबको पसंद आने वाला, सबको पसंद आने लगे। देखिए इंसान की जो पहचान होती है ना, उसकी शख्सियत की जो पहचान उसके काम से होती है, उसके खिदमात से होती है। तो ये भी अपनी खिदमात की वजह से लोगों में चहीते बन गए, हर दिल अजीज़ बन गए। तो अब नायब सदर जमहूरिया के बाद उनका नाम किस लिए पेश किया गया? सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए, यानी मुल्क के प्रेसिडेंट के तौर पर उनका नाम पेश किया गया। और 12 मई सन 1967 को वो इस ओहदे पर फाइज हुए। यानी 12 मई 1967 को उन्हें क्या किया गया? मुल्क का सदर जमहूरिया बनाया गया। तो ये सदर जमहूरिया बनने के बाद भी उन्होंने क्या किया? असल बात ये है कि जो शख्स खुलूस, मोहब्बत, लगन, दियानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करता है उसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी मिलती है, ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे शख्स थे जो लोगों से बड़ा खुलूस रखते थे, अपनापन रखते थे, मोहब्बत रखते थे, लगन रखते थे यानी शौक़ रखते थे काम का, और बड़े दियानतदार थे, जिसका मतलब होता है ईमानदार। अपने पेशे में, अपने कामों में निहायत ही ईमानदारी से उन्होंने काम किए हैं। इसीलिए उन्हें ज़िंदगी के हर मैदान में क्या हासिल हुई? कामयाबी हासिल हुई। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं जाकिर साहब में कितनी सारी खूबियाँ छुपी हुई है। वो सबसे पहले तो वो एक अच्छे तालिब इल्म साबित हुए, उसके बाद एक अच्छे मुअल्लिम साबित हुए, फिर उन्हें जो है वाइस चांसलर कहाँ का? यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। फिर वो भी खूबियाँ अच्छे से उन्होंने निभाई। फिर सदर जमहूरिया के लिए उनका नाम पेश किया गया। उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया। फिर नायब सदर जमहूरिया हुए, उसके बाद सदर जमहूरिया के ओहदे पर भी फायज हुए। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि आपको इनकी खूबियाँ समझ में आ सके। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।